स्वाति को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब कभी भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखी पानी पूरी बनवाती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। अरे भैया, थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ ना। हाँ, वो हरी मिर्च वाली चटनी और थोड़ा चाट मसाला लगा दो इसमें। अरे बहन जी, ये चटनी बहुत तेज मिर्ची वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो इसे जरा सा ही मिलाता हूँ। अरे खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। आहा, अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखा पानी बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ बहन जी, जरूर। अब से मैं याद रखूँगा। फिर धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाती है कि स्वाति को हद से भी ज़्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। और एक दिन स्वाति एक फंक्शन में गई। वहाँ पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी वहाँ पानी पूरी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा था। स्वाति भाभी, अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ। भैया का तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहे हैं। अरे रहने दो रिंकी, अगर स्वाति ने पानी पूरी बनवाया तो तुम एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। स्वाति बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी। फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान भी पानी पूरी नहीं खा पाएंगे और फिर मत कहना कि बताया नहीं। लेकिन वहीं एक औरत जो उस फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आती है और कहती है, कितना भी कहो, मेरे से ज़्यादा तीखा पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खाओं को हराया है और यहाँ तक कि बहुत सी तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में जीत भी चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ भाभी, अनीता आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारे कंपटीशन भी जीते हैं, जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम अपने नाम किए हैं। अच्छा, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक तो मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन। वो तो मैं ही जीतूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनाऊंगी, सबसे तीखा। ठीक है, आप मुझसे बड़ी हैं, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। चलो फिर अगले हफ्ते दोपहर को हम ये कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं नया स्मार्टफोन लेने ही वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, तो अब हम प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। फिर स्वाति अनीता आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन तुम उसे मुफ्त में दे दोगी। अरे माँ जी, तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया स्मार्टफोन ले लूँ। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, लेकिन तुमने तो दिलवाया ही नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफ़र आ रहा है तो मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ। और हाँ माँ जी, आपको तो पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो ताकि मैं जीत सकूं। स्वाति प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति अमन के साथ उस दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं अनीता भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। फिर अनीता और स्वाति तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं, लेकिन अनीता को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज़्यादा तीखा बनाया है कि स्वाति एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, स्वाति तो झटपट सारे पानी पूरी खा जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया है। ये मेरी बहू है, सबसे ज़्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। अनीता ने अपने हिसाब से पानी बनवाया था, हद से ज़्यादा तेज और तीखा मसाले वाला पानी। पर कुछ ही देर में अनीता की तो आँख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या,
इधर तो स्वाति पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी और आखिरकार स्वाति तीखे पानी पूरी खाने वाला कंपटीशन जीत ही जाती है। आहा, मज़ा आ गया। इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। आहा, कमाल पानी बनाया था आपने अनीता आंटी। वैसे मेरा नया स्मार्टफोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे दोगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके ठीक है। वैसे अमन, मैं सोच रही थी आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना, वो नया वाला स्मार्टफोन हम वही ले लेते हैं। और स्वाति की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। लेकिन उस समय अनीता आंटी का मुंह सचमुच देखने लायक था। दिनेश, तुम्हें पता है मेरी सहेली सीमा ने 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा है। वो जो आजकल चल रहा है ना, डबल डोर वाला, वो खरीदा है उसने। और एक तुम हो, तुमसे कब से कह रही हूँ कि एक रोटी मेकर लेकर दे दो, वो भी नहीं लेकर देते हो। फ्रिज देखो कितना पुराना हो गया है। सुनो ना, हम भी अपनी रसोई के लिए नए सामान लेते हैं, अपनी रसोई को नया बनाते हैं, बिल्कुल अमीरों के जैसी। शिवानी, तुम्हें तो पता है शादी के तुरंत बाद मैंने ये फ्लैट लोन पर लिया था। अभी इसकी किस्त भी नहीं भर पाया, ऊपर से घर का खर्चा, और मेरे लिए अभी इतने पैसे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सहेलियां बहुत अमीर हैं, वो ये सब आराम से कर सकती हैं, पर तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। शिवानी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे पापा तो मेरे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते बता रहे थे, पर मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे लव मैरिज करने की जिद कर ली। एक तो पहले ही ठीक ठाक घर में पैदा हुई जहाँ इतने पैसे नहीं थे, शादी हुई वो भी ऐसे घर में जहाँ पर पैसों के नाम पर कंजूसी है। सूंघ सूंघ कर पैसा खर्च करो। शिवानी अभी बोली ही थी कि उसकी सास मंदिर से आ जाती है। शिवानी बहू, क्या हुआ? कर तो रहा है दिनेश, और कितना करे बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है। तुम्हें तो उसे और सपोर्ट करना चाहिए, और तुम हो कि उसको सुना रही हो, उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला रही हो। माँ जी, एहसास दिलाऊंगी तभी कुछ करेंगे, वरना ये कुछ नहीं करने वाले। मुझे तो लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनके बस का कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सहेली काजल के घर जा रही हूँ। रात की रोटी माँ जी आप बना लेना, और मेरा डिनर मेरी फ्रेंड के घर पर है। शिवानी मुंह बनाए हुए अपने कमरे में चली गई। दिनेश अपने काम पर चला गया और उसकी सास दूसरे कामों को देखने लगी। फिर शाम के समय शिवानी अपनी सहेली काजल के घर जाती है, और शिवानी जब काजल की रसोई देखती है तो वो हैरान रह जाती है। काजल की रसोई आलीशान थी। वहाँ पर वो सभी तरह के बढ़िया बढ़िया किचन के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे। शिवानी की सहेली सीमा भी वहाँ आई हुई थी। काजल, तुम्हारी रसोई तो बहुत अच्छी है, मेरी रसोई में ये सब तो है ही नहीं। तुम लोग ये सब कैसे इतना खरीद लेते हो? क्या तुम्हारे पति इतने पैसे देते हैं या फिर और कौन देगा? पति जी ही देते हैं। जब शादी की है तो हमारे खर्चे तो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरी ननंद है ना, थोड़े कम पैसे वाली है। तो जो फ्रिज मैंने लिया है उसे वो बहुत पसंद आया था, उसने भी खरीदा है, पर किस्तों में लिया है। अगर तू चाहे तो तुझे भी किस्तों में फ्रिज मिल सकता है, बस थोड़े पैसे पहले देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी किस्तें बन जाती हैं। क्या तू सच कह रही है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मैं अपनी ननद से पूछ लेती हूँ, वो तो बहुत कुछ किस्तों में लेती रहती हैं। उन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरी रसोई ही ऐसी बना दी अपनी कि पूछो मत। सीमा की बातें सुनकर शिवानी के मन में लालच आ जाता है, और वो भी अपनी सहेली के कहने पर रसोई के लिए महंगा वाला फ्रिज खरीद लेती है। माँ जी, मैंने वो बताया था ना, आजकल डबल डोर वाला फ्रिज चल रहा है, मैंने वही खरीदा है। 1.5 लाख का फ्रिज है, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बहू, 1.5 लाख का? पर इतने पैसे कहाँ से आए बहू? अरे माँ जी, 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए, मेरी किस्तें बनी हैं। 2 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं। बस अब मैं इसको बढ़िया से रसोई में सजा देती हूँ,
फिर मैं इसमें अच्छे अच्छे सामान ला कर रखूँगी। फिर उस दिन के बाद शिवानी ने रसोई की हर चीज़ किस्तों में खरीदना अपनी एक आदत बना ली। वो तो अपनी रसोई को बिल्कुल अमीर रसोई बनाना चाहती थी, इसीलिए आज फ्रिज, कल महंगा वाला जूसर। इस समय शिवानी के ऊपर कम से कम 8 से 10 लाख का कर्ज था। आज फिर शिवानी ने एक कॉफ़ी मशीन मंगवा ली, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपये थी कि तभी दिनेश घर आ जाता है। उस समय शिवानी की सहेलियां चाय पर आई हुई थीं। कैसी लगी मेरे नए कॉफ़ी मशीन की कॉफ़ी? अरे सीमा, थोड़ी और लो ना। सचमुच कॉफ़ी तो इस कॉफ़ी मेकर में बहुत टेस्टी बनी है। वैसे तेरी रसोई बिल्कुल अमीरों वाली बन गई है। अब ना तू इस रसोई को तुड़वाकर एक नया मॉडल किचन बनवा ले। सारा सामान तेरा उस किचन में सेट हो जाएगा। हाँ सीमा, तू ठीक कह रही है। काजल की किचन तो तूने देखी है ना, सब कुछ स्टील का और दरवाजे अलमारियाँ बहुत बढ़िया होती हैं। पूरा मॉडर्न किचन बन जाता है। हाँ, इसमें भी तू बनवाने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे सकती है। पूरे पैसे एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे कितने लाख की बन जाएगी? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू उसमें कितना खर्च कर सकती है। वैसे 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में आराम से बन जाएगी, और वो मैं तेरी बात करवा दूंगी। वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर बना देंगे। फिर ठीक है, मैं प्लान करती हूँ। अच्छा, तुम लोग कॉफ़ी पियो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। शिवानी बहू, दिनेश बहुत देर का आया हुआ है। मेरे कमरे में बैठा है, वो थोड़ा परेशान है। अच्छा माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। क्या हुआ दिनेश? माँ जी कह रही हैं कि तुम थोड़े परेशान हो। हाँ शिवानी, वो हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो इसी वजह से ये लास्ट मंथ है जो हम काम पर जाएंगे। फिर अगले महीने से मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या तुम्हारी नौकरी छूट गई? पर तुम तो मुझे इस महीने कुछ पैसे देने वाले थे। बस इसीलिए तुम्हें समझाती थी बहू, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ थी। मैंने सोच लिया है माँ जी कि मैं ये सब चीज़ें बेच दूंगी। जब मैं पैसे ही नहीं भर सकती तो मैं ये सब चीज़ें रख कर क्या करूँगी? पता नहीं दिनेश की नौकरी कब लगेगी, और घर में दूसरी चीज़ों के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। कि तभी उसकी सहेली काजल और सीमा वहाँ आ जाती हैं। वो सारी बातें सुन चुकी थी। शिवानी, परेशान मत हो, तू हमारी दोस्त है और दोस्त हमेशा दुख सुख के साथी ही होते हैं। हमने ही तुझे ये सब खरीदने के लिए उकसाया था और हम ही तुझे हल बताएंगे। लेकिन देख, मैं ये नहीं कहूँगी कि तू हमसे कर्जा लेकर किस्तें भर, बल्कि मैं तुझसे ये कहूँगी कि तू नौकरी कर। सच? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम दोनों के साथ काम जरूर करूँगी। थैंक यू काजल, थैंक यू सीमा, तुम दोनों सबसे प्यारी दोस्त हो मेरी। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपनी सहेलियों की वजह से उसे हिम्मत भी मिलती है। और आज शिवानी की दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे करके शिवानी ने मेहनत के साथ अपनी सारी किस्तें उतार दी और साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया था। एक शाम सीमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन प्रिया वहाँ आ जाती है। सीमा से ज़्यादा प्रिया का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसीलिए सीमा की सास प्रिया को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफ करने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हो? वो दरअसल सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में सीमा दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। अरे तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई हो। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था, मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बिटिया, बदकिस्मत तो हमारी बहू सीमा है। तुम्हारी बहन सीमा ने ऐसा शादी के समय क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो शादी के लिए हमने उस समय मना नहीं किया, और कोई होता तो गंजी बहू से कभी कोई शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो बिग लगाती है। अब देखो ना,
गर्मियों के दिनों में तो बिग भी नहीं लगा पाती और घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। लेकिन इधर सीमा अपनी सास की बातें सुन रही थी और वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती करने की आदत है ना। मैंने बोल तो दिया, गलती हो गई थी। नहीं पता था कि शैम्पू एक्सपायर डेट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे, इसीलिए तो मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मुझे नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब देखो किसी न किसी के सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। अरे सीमा दीदी, मुझे तो पता है, वो तो मुझे ही बता रही थी। मैं तो आपकी अपनी बहन हूँ ना। प्रिया, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। और जब तुम यहाँ आती हो तो माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। बहू, तुम अपनी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, वो फिर क्या था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊँगी। चलती हूँ। आंटी जी नमस्ते। प्रिया दुखी होकर उसी समय बाहर से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक प्रिया सीमा के घर नहीं आती और कुछ दिनों बाद प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा थी, इसीलिए प्रिया ने सीमा और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया था। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी। कैसी हो प्रिया? तुमने तो उस दिन से आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला बुरा क्या कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। अरे बिटिया, बहनों में तू मैं तो होती रहती है, ऐसे मुंह तोड़ी मोड़ लेते हैं। और चलो, अच्छा हुआ जो तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। वो घर में माँ दुर्गा की पूजा रखी थी तो कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे बेटा, हम जरूर आएंगे, इसी बहाने हमको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और फिर कुछ देर बाद प्रिया भी बाहर से चली जाती है। अगले दिन सीमा अपनी सास के साथ प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान सीमा का मजाक बनाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी भी कैसे हुई होगी। कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो, गंजी बहू। लेकिन प्रिया का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर सीमा पूरी तरह गुस्से में थी, उसने किसी से बात नहीं की और चुपचाप अपने घर चली आई। ये प्रिया अपने आप को समझती क्या है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम फोन क्यों मिला रही हो? अरे सीमा बिटिया, क्या बात है? प्रिया कह रही थी कि तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ, तुम तो अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं है अभी बात करने का, मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर सीमा गुस्से में अपनी माँ का फ़ोन काट देती है। मैं प्रिया के लंबे बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी, भले ही वो मेरी छोटी सगी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजी होने की दवाई लेकर आऊँगी और प्रिया के बालों में छिड़क दूंगी। और फिर सीमा ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। फिर सीमा बहाने से अपनी बहन प्रिया के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे प्रिया गंजी हो जाए। पर सीमा की आंखें खुल गईं जब वो प्रिया के घर पहुंची। अरे सीमा दीदी, आप आइए आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। ये एक बहुत ही बड़े सर्जन हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन सीमा, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और फिर डॉक्टर सीमा से बात करते हैं। सीमा कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही, उसने सारी बातों को समझा। क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे, मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ सीमा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है। उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
सीमा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी और वहीं उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद सीमा का हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन फिर से दूर हो जाता है। सीमा के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल प्रिया के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और सीमा के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।